So mock exam में the first question was define velocity. Velocity is defined as displacement per unit time. ठीक है? Okay. So first में displacement per unit time. That is the definition of velocity. Velocity का formula याद होगा, displacement over time, so it's easy to write down its definition. Now in part B, a ball of mass 0.45 kg leaves the edge of a table with a horizontal velocity v as shown in figure 2.1. ठीक है? So ये आपके पास ball है and the ball is thrown with a horizontal velocity. ठीक है? Horizontal velocity b, the height of the ball above the ground is 1.25 meter and the ball reaches the floor 1.5 meter away from the starting position. ठीक है? Okay. The height of the table is 1.25. The ball travels a distance of this. Air resistance is negligible. Calculate for the ball the horizontal velocity v as it leaves the table. अच्छा, अब जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आता है, मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि यू हैव टू डील विद हॉरिजॉन्टल सेपरेटली और वर्टिकल सेपरेटली. ठीक है? सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. अच्छा, हॉरिजॉन्टल में हमें सिर्फ तीन चीजें पता होती हैं: स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. So we only know speed, distance and time. और जो vertical होता है, vertical में मैंने आप लोगों को बताया था SUVAT. So SUVAT. S stands for displacement, U is the initial velocity, V is the final vertical velocity, A is the acceleration and T is your time. अब हम इसको फिल आउट कर देते हैं पहले. अब उसने आपसे ये कहा है कि द बॉल इज थ्रोन विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी b. ठीक है? सो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, दैट स्टेज द सेम. तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट द मोशन विल स्टे v. दूसरी चीज ये है कि वी नो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हिच इज 1.5 मीटर. So horizontal distance आ गया 1.5 मीटर. अब वर्टिकल में हमें क्या क्या पता है? देखो, if the ball is thrown horizontally, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0. ठीक है? ये बात प्लीज याद रखो. अगर आप बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकोगे, ये बॉल हॉरिजॉन्टली फेंक दे, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0. तो u हमारे पास क्या होगा? u इज 0. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है? 1.25 मीटर. अच्छा, नाउ सिंस द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, सो दैट मींस उसकी जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी equal to gravitational acceleration, which is 9.81 meter per second square. So 9.81 meter per second square. Now we don't know कि उसकी final vertical velocity कितनी है when it hits the ground, and we don't know कि कितना time उसको लगेगा to reach the ground. ठीक है? Okay. So we don't know t as well. Okay, let's assume कि मैं हॉरिजॉन्टल में से मैं टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं इन टर्म्स ऑफ v. ठीक है? सो यहां से मैं फॉर्मूला यूज करूंगा is equal to डिस्टेंस ओवर टाइम. और अगर मैं टाइम और स्पीड को स्वैप कर दूं तो टाइम किसी ओवर स्पीड. सो डिस्टेंस कितना है? 1.5 और स्पीड भी मेरा टाइम का 1.5. अब देखो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो
या वर्टिकल उसमें मुझे टाइम मुझे सेम होगा, तो मैं ये कैसे आऊंगा टी इसकी डिवाइडेड बाय वी। अब हमें टी पता है, ए पता है, यू पता है, एस पता है। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो हम वर्टिकल के लिए यूज करेंगे। सो वर्टिकल के लिए तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है? v is equals to u plus 80, v square is equals to u square plus 2as, और s is equals to ut plus half at square। अब आप ये देखें कि कौन सी पता है जिन कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे। सो वी नो s, we know t and we know a, so we will use this equation। ठीक है, s की जगह I can write 1.25, u is 0, t ऑटोमेटिकली ये वाला हमारा कैंसिल आउट वैसे हो जाएगा, वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t की जगह यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ टाइम, दैट इज 1.5 over v, but any number that is being acceleration is 9.81 और t की जगह 1.5 over v का होल स्क्वायर। अच्छा, ये पूरी चीज मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो जीरो के इक्वल, हमने इसको कट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, अब आपके पास इस तरफ आ गया 1.25, अब ये 1/2 into 9.81 करें तो व्हाट डू वी गेट? 0.5 into 9.81, that is 4.905, और प्लीज ये 1.5 ओवर v का होल स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर अलग होगा और नीचे b का स्क्वायर सेपरेटली। तो 1.5 का स्क्वायर इज 2.25 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये v स्क्वायर इस पूरे से डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं with 1.25, आ जाओ। So we get 4.905 into 2.25, that is 11.03, और यहां से v स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 11.03 डिवाइडेड बाय 1.25। कैलकुलेशंस आप लोग प्लीज एक दफा खुद से भी वेरीफाई कर लेना। सही आते हैं 8.829, so v square is equal to 8.829, take square root of 6 and whatever final answer 1.897 meters per second, and we have to round off the final answer to two significant figures। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। So the first non-zero digit is 2 and the second non-zero digit is 9। तो आपके पास 9 को राउंड ऑफ करूं तो ये 10 बनता है, तो 0.1 कैरी, तो ये 3.0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर मैं इधर स्पेस में लिख देता हूं 3.0 मीटर पर सेकेंड। ओके, if you have any confusion so please feel free to ask। ओके, मैं एक दफा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ जी, सो जी प्लीज लिख के कर दो है ना, just write everything down, I'll wait for you all, please just note it down as well। First equation, अच्छा, we did not knew the final velocity, तो हमें v भी नहीं पता था, हमें t भी नहीं पता था, तो इसीलिए मैंने पहली इक्वेशन नहीं यूज की। I could have used the second equation of motion first to calculate v, and then I can use the first equation। So ये दोनों तरह से possible है। ठीक है, ओके, हाँ जी, डन। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसमें समझ आइए राफेल? ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल अलग डील करना आपके। हॉरिजॉन्टल के लिए हमें सिर्फ तीन चीजें पता होती है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। उसने हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें बता दी है
कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इज v, फिर उसने हमें हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जो ट्रैवल की है वो भी बता दिया, दैट इज 1.5। हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वर्टिकल के लिए SWAT यूज होता है। S stands for displacement, U is initial velocity, V is final velocity, A is acceleration and T is time। ठीक है, अब हमने ये किया है कि जो जो चीजें हमें पता है हमने यहाँ पे फिल आउट किया। Horizontal speed stays the same throughout the motion, which is v। Horizontal distance कितना है 1.5 मीटर। वर्टिकल हाइट उसने दी हुई थी 1.25 मीटर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी अगर आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे, तो u0 एक्सेलरेशन इज 9.81 क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है और फ्री फॉल में फॉल कर रहा है। अब हमें p भी नहीं पता और v भी नहीं पता कि इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, अब हमने ये किया, हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला फॉर्मूला लगाया और इसमें टाइम को सब्जेक्ट बनाया, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस 1.5 है ओवर v, तो यहां से हमें टाइम पता लग गया। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जितना टाइम लगेगा वर्टिकल मोशन के लिए भी इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो इसीलिए मैंने t इज इक्वल टू 1.5 ओवर v ले लिया है। अब मुझे t पता है, a पता है, u पता है, s पता है, ये तीन इक्वेशंस है। आई हैव टू चूज कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन आई एम गोइंग टू यूज, तो मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। S values पुट कर दी, वर्टिकल 1.25, एक्सेलरेशन 9.81, T is 1.5 ओवर V, U is 0, ये पुट की। फिर अब आप देखो जब आप सॉल्व कर रहे होते हो डू इट स्टेप बाय स्टेप ताकि गलती के चांसेस एलिमिनेट हो जाए। So 1 over 2 into 9.81 we get 4.905, 1.5 का स्क्वायर we get 2.25 over v स्क्वायर। ठीक है, ये v स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है and we get the answer। Now let me just tell you कि what is another way of doing it। ठीक है, so दूसरा वे ये हो सकता था s u, मैं पहले v फाइंड आउट कर लेता। अगर मुझे s u v और a, तो इफ आई यूज सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो मैं पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता। u की जगह 0, a की जगह 9.81 और डिस्प्लेसमेंट की जगह 1.25। ठीक है, सो इफ आई मल्टीप्लाई 2 विद, ये कितनी आती है 2 into 9.81 into 1.25, you get 24.525, and if you take square root on both sides, so what is the final value that you get, 24.525, ये आ जाता है 4.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी निकल आती, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। अब मुझे t निकालना है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लूं v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी निकली है 4.95, u 0 है, एक्सेलरेशन इज 9.81 इंटू टी। सो ये जो 9.81 t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो ये 4.95 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4.95 divided by 9.81 is equals to t. So 4.95 divided by 9.81, ये आता है 0.505 seconds। ये टाइम निकल आया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल में स्पीड मुझे पता थी v है, डिस्टेंस मुझे पता था 1.5, टाइम कितना है 0.505। ठीक है, सो स्पीड is equal to distance over time
और स्पीड v है, डिस्टेंस 1.5, टाइम हमने निकाल ली है 0.505। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1.5 divided by 0.505, so that gives us 2.97 meter per second, and if you round it off, so you still get 3.0 meter per second. So that was another way of doing it. ठीक है कि मैंने जो मुझे वर्टिकल में s पता था, u पता था, a पता था, मैं v फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन लगाई, यहां से मुझे फाइनल वर्टिकल स्पीड पता लग गई विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। तो v पता लग गया, फिर वहां से टाइम कैलकुलेट कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, और फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज पुट की और वहां से मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी कैलकुलेट कर ली। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, आई थिंक ये ज्यादा इजी लग रहा है आप लोगों को। हाँ, कोई बात नहीं, बट देखो अब कुछ चीजों को ना याद रखो। मैं पहले भी ये चीज कही थी, हॉरिजॉन्टल के लिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वर्टिकल को अलग डील करेंगे सुवैट, और उसमें तीनों इक्वेशंस यूज हो सकती हैं। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, निकालना आता है, वर्टिकल डिस्टेंस कैसे देखना है, ये चीजों का पता चल जाता है, तो फिर आपके लिए इजी है। ठीक है, एंड इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली, इट्स इनिशियल वर्टिकल स्पीड विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या मैंने ये कहा है कि अगर आप बॉल को हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंकोगे, हाँ, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 होगी, ये मैं u 0 होगा, यस। ठीक है, फॉर वर्टिकल। ओके, क्या फुल प्रोजेक्टाइल है तो उसमें, क्योंकि जब नीचे से फेंकते हो तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है। बाकी एक दो नोट्स मैंने लिखवाए थे कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड स्टेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, चाहे वो हाफ प्रोजेक्टाइल हो या चाहे वो फुल प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब हम देखते हैं द वेलोसिटी जस्ट एज इट हिट्स द फ्लोर। ठीक है, अच्छा ये तो हमने निकाल ली है, मगर ये जो हमने निकाली है ना, ये उसका वर्टिकल, ये हमने ये वाली जो निकाली है ना 4.95, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है कि व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड, जब ये बॉल इधर फ्लोर तक पहुंचता है ना, तो इस पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपने इसका फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया है, व्हिच इज 4.95 मीटर पर सेकेंड। ये है 4.95 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो v, जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। मैंने नोट क्या लिखवाया था, मैंने नोट ये लिखवाया था कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड स्टे सेम थ्रू आउट द मोशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड stays same throughout the motion। हाँ जी, तो मैंने ये लिखवाया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसका ये मतलब है कि अगर बॉल इस हाइट पे है, इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 है, जब ये इधर पहुंचेगा तब भी इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है इट विल स्टे 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज क्या होती है,
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड चेंज होता है, और क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड चेंज होता है उसकी वजह से उसकी रिजल्टेंट स्पीड भी चेंज हो जाती है. ओके, सो आई कैन से कि the horizontal component of speed at this point is 3 meter per second. Now he wants us to find out the resultant of these two. तो अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे. ठीक है, सो इस वेक्टर का पैरेलल ये इधर और इस वेक्टर का पैरेलल ये इधर. ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो है दैट इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट स्पीड. ये 90 है, ये रिजल्टेंट स्पीड है जो हमने कैलकुलेट करनी है. ये 3 है, ये 4.95 मीटर पर सेकेंड है. तो अब हम यहाँ पे रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? We will use Pythagoras theorem at this point. ठीक है, so c square is equal to a square plus b square. ठीक है, so यहाँ पे लगेगा c square is equal to a square plus b square. a की जगह 3 और b की जगह 4.95. ठीक है, so 3 plus 4.95 का square, take square root on both sides and just calculate the final answer. That will turn out to be how much? कितनी रिजल्टेंट है? 5.79 आता है, 7879. So again we have to round off the final answer to 2 significant. तो ये आ जाएगा 5.8. v square is equals to, अच्छा ये मैंने निकाला वर्टिकल कंपोनेंट की फाइनल स्पीड. क्या ये जो आपने निकाली है वो देखो, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब ये स्पीड आई है. तो जब ये बॉल इस पॉइंट पे है तो इसका हॉरिजॉन्टल भी तो है. हमने रिजल्टेंट बता, उसने कहा है द स्पीड एट विच द बॉल हिट्स द ग्राउंड. मतलब रिजल्टेंट पूछ रहे कि बताओ उसकी रिजल्टेंट कितनी है. क्या चीज? ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल 3 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड का जो कंपोनेंट होता है वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है. लेट्स से अगर बॉल इधर भी है ना तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 3 रहेगा. कंपोनेंट चेंज हो रहा होगा. इस पॉइंट पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 है. ठीक है, ग्रेजुअली उसके वर्टिकल कंपोनेंट जो है स्पीड का वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो रिजल्टेंट स्पीड है वो भी इंक्रीज हो रही है. हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? ये समझ आ गया? क्लियर है जी? Acceleration is 9.81. When you multiply it with 1/2, you get 4.905. मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना. ठीक है, हाफ AT स्क्वायर था ना, तो 1/2 into 4.98 minus 981 is 4.905. Okay, now we have to find out the direction. मैं डायग्राम में तो दोबारा बना देता हूँ for the convenience. ये 3 था, ये 4.95 मीटर पर सेकेंड है, and that was the resultant speed R, and ये 4.95 मीटर पर सेकेंड. अब उसने आपसे मांगा है एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, मींस ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा. ठीक है, अब सबसे पहले आप इसमें मार्क कर लो ऑपोजिट साइड कौन सी है और एडजेसेंट कौन सी है. तो ऑपोजिट साइड ये और एडजेसेंट ये है. एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट, एंगल के बिल्कुल साथ वाली साइड एडजेसेंट. नाउ वी हैव टू यूज tan theta is equal to opposite over adjacent. So tan theta
will be equal to 4.95 और adjacent will be 3. So 4.95 over 3, ये tan उस तरफ ले जाके tan inverse कर दोगे तो you will get the final answer from there. ठीक है? Okay, so ये tan inverse 4.95 over 3, ये पूरे का पूरा as it is calculator पे लिखो and you will get the final answer 58.7 और फाइनल आंसर को कितने उसमें राउंड ऑफ करना होता है 2 significant, तो that will be 59 58.78. ठीक है, तो ये आ जाएगा 59 डिग्रीज. ठीक है, ये क्लियर हो गया, समझ आ गई. रिजल्टेंट स्पीड हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को यूज करके निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से, चाहे वो हाफ प्रोजेक्टाइल हो या चाहे वो फुल प्रोजेक्टाइल मोशन हो. किसी भी इंस्टेंट पे रिजल्टेंट स्पीड निकालनी है तो आपने उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इस्तेमाल करना है. अगले पार्ट में वो कहते हैं कैलकुलेट द, अच्छा 3 मार्क का था, 3 मार्क 1 मार्क फॉर एब्सोल्यूट इज फॉर द आंसर 59 आंसर आपका एंगल ठीक हो, 1 मार्क फॉर द वेलोसिटी. ठीक है, 1 मार्क के आपने ये रिजल्टेंट स्पीड वाला ये मेथड यूज किया यहाँ पे. दिस इज हाउ यू विल स्कोर 3 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट में वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जस्ट एज इट हिट्स द फ्लोर. वैसे ओरिजिनली दिस पार्ट इज फॉर 2 मार्क बट 1 का किया हुआ था. 2 मार्क किस चीज के होते हैं, 1 मार्क होता है खाली फॉर्मूला लिखने का. कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू ax ओवर d लिखोगे, तो ये कुछ सिलेक्टिव फॉर्मूलाज है v इज इक्वल्स टू f लैम्डा जिनके फॉर्मूला लिखने का मार्क है, उनमें से काइनेटिक एनर्जी भी है. सो 1/2 मास कितना था, so the mass of the ball is how much 0.45. उसे आया कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एज इट हिट्स द फ्लो. स्पीड कौन सी यूज होगी 5.8. ठीक है, सो फॉर मोर एक्यूरेसी मैं एक चीज कहता होता हूं कि राउंडेड ऑफ आंसर यूज करने के बजाय आप उसका जो मतलब 5.79 था, just use that, you will get more accurate value through that and we get 7.57. And if you round it off to 2 significant figure, so that gives us 7.6 joule of energy. I hope it's clear to everyone now. ठीक है, okay, अच्छा. The loss in the gravitational potential energy as it falls from the table to the floor. Again, this was for 2 marks, but ये देखो, originally it was for 2 marks, but उसको change किया 1 में, because 1 mark is just if you write down the formula. So GPE is equal to mgh. mass कितना है 0.45, g की वैल्यू है 9.81 और हाइट कितनी थी 1.25. हाँ, 1.25 उसकी हाइट थी. सो 1.25 and if you multiply them together you will get 5.52 joule. और अगेन जो फाइनल आंसर जब आप इधर लिखोगे तो राइट डाउन दी राउंडेड ऑफ आंसर which is 5.5 joule. ओके, अगर आप लोग कहीं पे कुछ लिख रहे हो और मैं थोड़ा तेजी से आगे कर दूं तो प्लीज मुझे बता देना. I'll wait for you guys. किसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 into नहीं 7 पॉइंट कितना आ रहा है वैसे 7.54 आ रहा. हाँ तो ठीक है, वो इतना मार्जिन इतना फेरर आपके पास होता है. ठीक है, सो 7.54 आएगा तो फिर देन इट विल बी 7.5 जॉल.
ठीक है, और उसने इधर पॉइंट स्कीम में 7.57 तक भी वो भी लिखी हुई है, या 7.5, वो दोनों ही ठीक है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास लास्ट पार्ट में कहता है एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इन B3 डज नॉट इक्वल द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन B4। देखो, जब बॉल आपका हाइट पे है और इस पॉइंट पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब बॉल हाइट पे है क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी है? जब वो मैक्सिमम हाइट पे है, स्पीड है एग्जैक्टली, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है बिकॉज उसकी स्पीड है हाइट पे। वो वो फुल प्रोजेक्टाइल में होता है, और फुल प्रोजेक्टाइल में भी जब वो मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, रिजल्टेंट स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, इस चीज को याद रखो, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो ना होने का मतलब है कि उसकी रिजल्टेंट स्पीड जीरो नहीं है, और अगर रिजल्टेंट स्पीड जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि इट स्टिल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। हाँ जी, सो खैर, अब वो जब ऊपर से नीचे आ रहा है स्पीड उसकी बढ़ रही है, मतलब ये है कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। अब सवाल ये है कि बताओ कि why kinetic energy of the ball in B3 does not equal the loss of gravitational potential energy in B4। ठीक है, ओके, सो इसका एक तो रीजन यही है कि इट हैज काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग व्हेन द बॉल इज थ्रोन। ठीक है, सो द बॉल हैज काइनेटिक, देखो एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब है जो लॉसेस हो सकते थे ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस वो नहीं है। ठीक है, सो द बॉल हैज काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और द बॉल, सॉरी, नहीं नहीं, आप अगर उसको जब तक हॉरिजॉन्टल स्पीड नहीं दोगे तो वो बॉल आगे की तरफ कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा? अगर तो वो रेस्ट पे पड़ा हो जैसे ये है, और अगर मैं इसको वैसे ही छोड़ दूं तो ये तो फिर नीचे जाएगा ना, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं अडॉप्ट करेगा। सो फॉर इट टू अडॉप्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन आई हैव टू थ्रो इट विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड। ठीक है, सो द बॉल हैज काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो बाय, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसकी जो सम है ना, मतलब शुरू में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, जब वो फ्लोर पे पहुंचेगा तो फ्लोर की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये वजह। ठीक है, मैं, ठीक है, सो ये बात समझ आई है कि जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो जीरो हो गई, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, तो उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है व्हेन इट रीचेस द फ्लोर इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि खाली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो सारे का सारा काइनेटिक के इक्वल नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? ओके,
तो ये 1 मार्क का ये था सवाल। ओके जी, इज इट क्लियर? शेल वी मूव? कर लिए सबने तैमूर? ओके हाँ जी, स्टेटमेंट बस इतनी स्टेटमेंट लिख लो। ठीक है, सो आप उसको ये भी कह सकते हो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्लोर इक्वल्स सम ऑफ gravitational potential energy and kinetic energy at start. You will write it in full form. मतलब you will write it as kinetic energy, gravitational potential. मेरे पास तो स्पेस कम थी तो मैंने इसी वजह से ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, ओके। शेल state the principle of moments। ठीक है, so for a closed system sum of clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments, या for a system to be in equilibrium, for a system in equilibrium sum of clockwise moments equals sum of anti-clockwise moments। Is it clear? ये समझ आओगे? ये तो हमारे पास डेफिनेशन वगैरह हमें as it is याद होनी चाहिए। A rigid uniform beam rests on a pivot at its center। मोमेंट याद है, मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती थी? मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, a rigid uniform beam rests on a pivot at its center। पिवट सेंटर पे मौजूद है। ठीक है, a load of weight 2.6 Newton is suspended from the beam at a distance x from the pivot। Wooden cylinder of weight 4 Newton is suspended from the beam at a distance of 0.4 meter from the pivot on the opposite side of the pivot to the load। ठीक है, cylinder rests in a container of water। Lower part of cylinder is immersed in the water to depth h। Initially h is equal to 0.1 meter and x is equal to 0.4। x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.40 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब वो आपसे कहते हैं h की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 मीटर दी हुई है। अब ये सिलेंडर पानी के अंदर है। सबसे पहले तो सिलेंडर का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये वेट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई चीज लिक्विड में होती है तो लिक्विड कौन सी फोर्स एक्सर्ट करता है? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा अपवर्ड्स होगी। ठीक है, सो अपथ्रस्ट फोर्स ये आ गई सिलेंडर पे इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब वो आपसे ये कहता है कि अच्छा इसकी जो नेट फोर्स होगी, सिलेंडर का वेट डाउनवर्ड्स है, अपथ्रस्ट ऊपर है, तो सिलेंडर पे जो नेट फोर्स लग रही है वो W माइनस यूएफ, मतलब वेट माइनस अपथ्रस्ट करूंगा तो मुझे नेट फोर्स पता लग जाएगी विच एक्ट्स ऑन दी सिलेंडर, और नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। ठीक है, सो ये नेट आ गई, समझ आइए? अगर कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लो मेरे से। ये चीज देखो, ये सिलेंडर का जो वेट है वो नीचे की तरफ है। किसी भी चीज का वेट, ये जो पानी है ना, जब आप किसी चीज को लिक्विड में इंसर्ट करते हो तो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है व्हिच इज कॉल्ड एज द अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ है।
तो जब एक फोर्स नीचे लग रही है ऊपर लग रही है तो नेट फोर्स होगी इन दोनों फोर्सेस को माइनस में। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो वेट का ज्यादा होना जरूरी है, तभी वो रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज वो ऊपर उठ जाता। ठीक है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। सो नेट फोर्स किसके इक्वल है? नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस अपरस्ट फोर्स। ठीक है, सिलेंडर का वेट मुझे दिया है ना 4 न्यूटन है, तो नेट फोर्स यहां से कितनी बनती है? 4। ठीक है, अच्छा, और अपरस्ट उसने कहा है कि u है, तो नेट फोर्स यहाँ पे आ गई 4 माइनस यू। अब हमने यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टू शो दैट upthrust force exerted by the water on the cylinder is this: sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement। देखो डिपेंड करता है ना, इस केस में नेट फोर्स नीचे होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो तो बेटा ये तो यू लिफ्ट कर जाएगा ना, पर उसने हमें कहा है कि इट इज एन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में होने का लिए जरूरी है कि जो नीचे वाली फोर्स है वो ऊपर वाली से ज्यादा हो, ताकि नेट फोर्स नीचे लगेगी, तभी वो लेफ्ट वाली और राइट वाली फोर्सेस को बैलेंस कर सकेगा। ठीक है, अब मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सिलेंडर जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये इस रॉड को इस तरफ की तरफ बेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये जो लोड है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसको उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस creates an anti-clockwise movement. Sorry, x। ठीक है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मोमेंट निकालने के लिए F इंटू परपेंडिकुलर डी ये इस्तेमाल होगा। अब देखो, अब ये जो नेट फोर्स थी वो कितनी है? 4 - 2, और इसका पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? देखो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 0.4, तो 0.4 इंटू एफ नेट विच इज 4 माइनस यू, तो 0.4 इंटू 4 माइनस यू। ये समझ आ गया? और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे ये कितनी फोर्स लगा रहा है? 2.6। ठीक है, ये है जी 2.6 न्यूटन, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 0.4, तो 0.4 इंटू 2.6, ये 0.4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो उधर जाके डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई करना है, आपकी मर्जी है कि आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये आता है 1.6 माइनस 0.4 यू इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2.6 विच गिव्स अस 1.04। ये माइनस 0.4 यू इधर रहने दिया, 1.04 माइनस 1.6। ठीक है, माइनस 1.6 से माइनस 0.56, ये माइनस 0.4 उधर जाके डिवाइड किया, माइनस माइनस साइन कट जाता है, और ये आपके पास कितनी आ जाती है वैल्यू? 1.4। तो ये हमने प्रूव करना था। तो ये 2 मार्क का था। 2 मार्क आपके इसमें किस चीज के हैं? ठीक है, और 1 मार्क आपने ये इस तरह से ये मोमेंट पूरा कैलकुलेट कर रहे हो इसका। ओके, समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकते हो यार। ओके, सो प्लीज ये जब भी ये मूवमेंट्स या ये फोर्सेस से रेलेवेंट कुछ आता है ना सवाल, सबसे पहले फोर्सेस मार्क करो, ड्रॉ करो कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है और किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है,
उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर लो। अब वो कहता है डेंसिटी ऑफ वाटर ये है, कैलकुलेट द एरिया ए ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया बताओ। ये देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का ये एरिया आपसे कह रहा है कि बताओ इसका एरिया कितना, ठीक है। और उसने आपको कहा है कि द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज दिस, कैलकुलेट द एरिया ए ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब हमने इसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एज वेल, ठीक है। अगर मैं अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, रो जी वी, ठीक है। डेंसिटी जी और वी, रो क्या होता था, डेंसिटी जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी क्या होता था, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी नहीं, रो जी वी वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आप कर सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स हाइट। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आपको अपथ्रस्ट फोर्स पता है कि अपथ्रस्ट फोर्स कितनी है, 1.4 है। और रो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा ये चीज बड़ी मतलब टेक्निकल एक याद रखने वाली है, ठीक है, कि ना अपथ्रस्ट के फॉर्मूला में डेंसिटी लिक्विड की ली जाती है, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लिया जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होता है, मतलब अगर सिलेंडर पानी के अंदर है तो वॉल्यूम हम सिलेंडर का लेंगे, डेंसिटी हम पानी की लेंगे, ये चीज, ओके। ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला में आपको याद होनी चाहिए। अपथ्रस्ट फोर्स है 1.4, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 × 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू वी। यहां से मैं पहले वॉल्यूम निकाल लेता हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये जो पूरा v से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 1.4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 × 10⁻³ इंटू 9.81। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में पुट करोगे तो यहां से आपके पास क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा सिलेंडर का। वॉल्यूम कितना आ रहा है, कोई मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू, सॉरी 1.43, श्योर मुझे लग रहा है, हाँ इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा मैं ना एक प्लीज, मैं ना एक बड़ी कॉमन मिस्टेक बताता हूँ कैलकुलेटर की जो आप लोग करते हो। अब आप लोग क्या करते हो कैलकुलेटर में ना, आप लोग जब पुट करते हो ना वैल्यू, आप लिख देते हो 1.4 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ इंटू 9.81। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाले तो इसका मतलब आपका आंसर गलत होगा। अगर आपके कैलकुलेटर में वो फ्रैक्शन वाली ऑप्शन है तो प्लीज फिर आप वो फ्रैक्शन वाली ही यूज करो इंस्टेड, कि आप समटाइम्स ब्रैकेट डालना भूल जाते हो तो आप उसको डायरेक्टली इस तरह से ही पुट कर सको और हमारे पास एरर के चांसेस एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है तो जो पूरा एक्सप्रेशन डिराइव होता है उसके साथ ब्रैकेट डालो कैलकुलेटर में, वो नहीं करना तो फिर फ्रैक्शन वाला ऑप्शन मौजूद है तो फिर इस तरह डायरेक्टली लिख लो। अच्छा सो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल आया, ठीक है। किस में निकला है, मीटर क्यूब में, क्योंकि डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में थी, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हाँ और अपथ्रस्ट तो वैसे न्यूटन में। अब ये निकला है वॉल्यूम, देखो अब ये इतना हिस्सा सिलेंडर का पानी के अंदर है और इसकी हाइट कितनी थी, 0.1। इस
इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालना था ना आपने, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। तो मैं वॉल्यूम की जगह 1.43 इंटू 10 की पावर -4 एरिया हमने कैलकुलेट करना है, और कितना सिलेंडर पानी के अंदर था, दैट वाज 0.1। तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 1.43 इंटू 10 की पावर -4 ओवर 0.1, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं इंटू 10 की पावर -3 बन जाएगा, आई थिंक ऐसे ही है। यस, फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 1.4 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। तैमूर समझ आ गया? ठीक है। अनान आप तो आ गए मुझे लगता है, हाँ जी, ओके ठीक है। अथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला जब भी यूज करोगे, डेंसिटी लिक्विड भी रहते हैं, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का निकालना है। अथ्रस्ट का फॉर्मूला रो जी भी, डेंसिटी लिक्विड की दी हुई है, जी की वैल्यू पता है, अथ्रस्ट फोर्स भी पता है, वॉल्यूम निकाल दिया है यहाँ से। वॉल्यूम निकालने के बाद जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो एरिया ए है, कितनी हाइट है जो पानी में थी हमारे लिए, कितना हिस्सा भी एक सिलेंडर है, हाइट इसकी 0.1, वैल्यू पुट की कैलकुलेटर पे, आंसर। ठीक है, अगेन दिस इज फॉर 3 मार्क। 3 मार्क में 1 मार्क इफ यू राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स, 1 मार्क एब्सोल्यूट इज फॉर द आंसर। ठीक है, बाकी दरमियान में अगर जिस पे भी रैंक आके उसने देना नंबर आपको, उसे दे देना, ठीक है। ओके, समझ आ गई? बेसिकली 1 मार्क इधर तक आने पे होगा, जिसमें आप वॉल्यूम और एरिया और इस तरह कर रहे होंगे ना, इस चीज का। ठीक है, ओके। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। More water is gradually added to the container in part B so that the depth H in figure 3.1 gradually increases. The length X, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसमें और पानी ऐड करी जा रहे हैं, और पानी ऐड करने के साथ साथ X जो है वो ग्रेजुअली बढ़ा रहा है। सो अब आपसे ये कह रहा है so the depth H in figure 3.1 gradually increases. Length X is continuously adjusted so that the system remains in equilibrium. On figure 3.2, sketch the graph of X with H. Use the space below for any working. So you have to use the space below for any working. You have this graph और ये जगह दी गई है। अच्छा, मैं एक ओके, अब देखो बेटा, सबसे पहले x की वैल्यू शुरू में क्या थी? वालेकुम अस्सलाम जी, ओके। सो x की जो वैल्यू है शुरू में उसने कहा है कि 0. कितनी है, 0.4 है, ठीक है। और एज क्या है, बेसिकली उसे कहा है कि मोर वाटर इज ग्रेजुअली एडेड टू द कंटेनर इन पार्ट बी सो द डेप्थ एज इन फिगर 3.1 gradually increases, the length x is continuously adjusted so the system remains in equilibrium. Okay, so सबसे पहले 0.1, शुरू में इसकी हाइट कितनी थी, 0.1, और 0.1 के लिए x की वैल्यू कितनी थी, 0.4, राइट। सो 0.1 के अगेंस्ट था 0.4, तो अगर मैं 0.1 एच की ये और 0.4, तो ये पहला पॉइंट यहां पे आ गया मेरा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे एच है 0.1 और x की वैल्यू है 0.4 मीटर, ठीक है।
अब एज की वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं एज की वैल्यू डबल करता हूं तो एक्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए देखो वी नीड टू स्टडी दिस रिलेशन। हमारे पास रिलेशन था ना कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ऐसे ही है। हमने अभी जो पहले किया था कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है ना, बैलेंस्ड है। सो मैं इसको क्या कह सकता हूं, ये वेट तो चेंज नहीं हुआ, तो कैन आई राइट इट एज एक्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, एक्स में यूं लिख रहा हूं, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2.6, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके इक्वल था, ये एज भी चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ रहा था 0.4 इंटू 4 माइनस यू, ये डिस्टेंस तो हम नहीं चेंज कर रहे, तो 0.4। अच्छा, अब थ्रस्ट फोर्स आपके पास कितनी है, ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स डिपेंड करेगी उसकी हाइट के ऊपर ना, अब थ्रस्ट फोर्स इज रो जी बी, ओके, सो 4 माइनस यू, ये जब आप पानी की डेप्थ बढ़ाओगे तो आपके पास अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ेगी, राइट, ठीक है। अच्छा, अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, मैं ये रिलेशन नीचे लिखने लगा, एक्स इंटू 2.6 इज इक्वल टू एक्स इंटू, क्या था, एक्स इंटू 2.6 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4 माइनस यू था, ये, ठीक है। अभी मैं कोई भी चीज मेरे लिए कंसर्निंग नहीं है, एक्स इंटू 2.6 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 4 करूं, खैर ये भी रहने देते हैं अभी, 4 माइनस अपथ्रस्ट फोर्स होता है रोजी भी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम की जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम किसके इक्वल था, एरिया इंटू हाइट, तो रो जी ए इंटू एच, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटी, ए एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या ये पूरी चीज कांस्टेंट है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, ऐसे ही है, ठीक है, ओके, सो रो जी ए इंटू एच। अब मैं अगर इसको लेट्स से एक्स इंटू ये 2.66 लिख दिया, 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1.6, अब ये 3 मार्क का है सवाल आपके पास, अब माइनस 0.4 रो जी ए इंटू एच, ठीक है, क्या ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, ठीक है। अब आप या तो एक काम ये कर लो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें आप एज की वैल्यू खुद से 0.2 लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। एक वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैं ये आप लोग करो, इसमें ना जो जो वैल्यूज हमें पता थी ना, क्योंकि 3 मार्क है, तो जरूर उसने ये वर्किंग नहीं देखनी, उसने नंबर आपको ग्राफ का ही देना है वैसे। अब मैं एक्स निकालना है 2.6x, ये था 1.6 माइनस 0.4, डेंसिटी लिक्विड की थी 1 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू 9.81, एरिया कितना हमने फाइंड किया था पिछले पार्ट में 1.4 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे मैं निकालना है एच, एच क्या है, एच की जगह मैंने क्या पुट किया है, पुट एच इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करो कैलकुलेटर में डायरेक्टली और मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है इसके लिए, फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर 2.6 को तो जाके डिवाइड भी करेंगे, ये बात समझ आई। 4 उसका वेट था जो नीचे था, अब थ्रस्ट उसकी ऊपर थी, हमने नेट फोर्स यूज करनी है ना,
तभी मैंने F4 वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, ये पूरे को पुट करके कैलकुलेटर में क्या आता है, ये और ये तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूं 1.6 माइनस 0.4 इंटू 9.81 इंटू 1.4 इंटू 0.2, ये आता है 0.501। 501, ये 2.6 उधर जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड किया तो 0.1928। ठीक है, सो 0.2 के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 0.19। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तकरीबन 0.2 के, ये इधर आएगा ना, ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा, और अगर मुझे ये देखना है, ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ना आप स्केल लोगे, स्केल लेके आप आपस में इन दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन स्केच करो। ये अब ये आपस में आपने कर दी है, ये ये ग्राफ बनना था। ओके, समझ आइए, कोई दो पॉइंट्स ले लो और मतलब एक पॉइंट और लेके उसको एक्सप्रेशन के लिए उसकी वैल्यू निकाल के, एंड इफ यू रियली वांट टू वेरीफाई योर आंसर तो यहाँ पे 0.2 की जगह 0.15 भी पुट कर लो। और अगर ये देखें तो एक्स की वैल्यू 0 भी हो रही है ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जब कट कर रहे हैं तो एज की एक वैल्यू है, बट द एक्स इज 0। तो एक्स 0 पुट करो जरा इस एक्सप्रेशन में, और उसके लिए आप निकाल लो कि एज की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, सो आई होप ये समझ आ गया। सो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए, 1 मार्क फॉर दैट, 1 मार्क कि यू मार्क द करेक्ट पॉइंट। ठीक है, और तीसरा है कि जो लाइन है इट शुड एंड एट 0.29। ठीक है, सो ये रीडिंग में, ये सो इट शुड एंड एट ऑलमोस्ट, ये यहाँ पे 0.29 पे एंड कर रही होगी। रीडिंग में वैल्यू में थोड़ा फर्क हो सकता है, रीजन ये है कि हमने राउंडेड ऑफ आंसर्स यूज किए हैं। ठीक है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट लोग हैं उतना एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। आई होप ये समझ आ गया है। ओके, सो 1 मार्क फॉर द एंडिंग वाला पॉइंट, सो 1 मार्क इसका। ओके, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लो। सो 9 मार्क का ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 1 वाज फॉर 10 मार्क्स, तो 19 मार्क्स तो आपके ऑलमोस्ट ये वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अ स्मॉल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट from a height h1 above the ground and falls vertically downwards. The ball, पिछले वाला से आपने लिख लिया था, कर लिया था कि अभी कर रहे थे कोई? ओके, यस, निकालो शाबाश। सो स्मॉल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h1 above the ground and falls vertically downwards. The ball collides with the ground and bounces back vertically upwards, reaching a maximum height h2. Figure 4.1 shows the ball just before and just after hitting the ground. ठीक है, so the moment it hits the ground, its speed is 5.2. The moment it rises upwards, its speed is 3.6 meter per second. Sorry? Yes. So, yes, reason relative speed of approach is not equal to the relative speed of separation. Kinetic energy पे लिख सकते हो कि the kinetic energy before collision is not equal to the total kinetic energy after the collision. अच्छा, state and explain whether collision is elastic or
इनइलास्टिक। ठीक है, सो क्योंकि इसकी इलास्टिक और इनइलास्टिक में क्या डिफरेंस होता था? यस, अगर तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज नॉट इक्वल, इट मींस इट इज इनइलास्टिक कोलिजन। या फिर relative speed of approach is not equal to the relative speed of separation, मतलब पहले की स्पीड और है और बाद वाली भी और है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इनइलास्टिक है। Momentum stays conserved in both elastic and inelastic। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप वैसे भी लगाओगे ना, हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड ही डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी तो डिफरेंट होगी ना। कहते हैं कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड। अच्छा, मोमेंटम के सवालों में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है कि अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी की पॉजिटिव लोगे तो अपवर्ड वाली नेगेटिव लोगे, या अगर आप अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो तो वेलोसिटी की डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो मैं इसको पॉजिटिव 3.6 मीटर पर सेकंड ले रहा हूं, इसको मैं नेगेटिव 5.2 मीटर पर सेकंड ले रहा हूं। अब उसने कहा है मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम होता है एम वी माइनस एम यू। सो वी इज फाइनल, फाइनल ये है और इनिशियल ये है। मास इसका 0.25 ही है। फाइनल कितनी है? 3.6 माइनस, अब ये वाली वैल्यू के साथ अपना माइनस 5.2। So just put the whole expression on calculator and you will get the final answer for that. So that gives us 2.2 और इसका यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या मोमेंटम है ना खाली, फोर्स जब होगी तब टाइम होगा। ठीक है, जैसे अगले पार्ट में कह रहा है कि डिटरमिन द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन विद द ग्राउंड। एग्जैक्टली, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम, जी जी, चेंज इन मोमेंटम आया 2.2 और उसने आपको बताया कि इट स्टेज इन कांटेक्ट फॉर 0.18 सेकेंड्स। तो 2.2 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ रहा है 12.2। राउंड ऑफ द फाइनल आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 12 न्यूटन। अगले पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द रेशियो H2 over H1। ठीक है, so H2 over H1 what? So small ball is dropped from rest from a height H1 above the ground। ठीक है, so basically ये ग्राउंड है, इसकी हाइट कितनी है बॉल की अबव द ग्राउंड? इट्स हाइट इज H1। ठीक है, and falls vertically downwards, the ball collides with the ground and bounces back vertically upwards, reaching a maximum height H2। तो जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो इसकी हाइट चेंज होके H2 है। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहा है कि बताओ, अच्छा जब यहां से था तो ये ऊपर से नीचे आ रहा था, रेस्ट से आ रहा था ना। ठीक है,
यहाँ पे उसकी स्पीड 0 है। तो इसका मतलब है उसकी जितनी भी ऊपर से नीचे आते हुए एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब वो इधर पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे उसकी स्पीड हमें पता है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, राइट? ठीक है, ओके। सो दूसरी चीज, जब ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीपीई में। ठीक है, जीपीई, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ओके। सो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जीपीई हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच करूंगा तो एच वन निकल आएगा। सुवाट कह रहे हो, आपके पास यू पता है, ठीक है, और फाइनल स्पीड भी पता है, और एक्सेलरेशन भी पता है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उस तरह निकालना चाहते हो, क्योंकि देखो ना यू पता है इधर फाइनल स्पीड कितनी है, 5.2। और जब भी वो कहेगा ना कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उसका, और फॉल भी वर्टिकली कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको एक्सेलरेशन भी पता है। तो आपको एक्सेलरेशन है 9.81, तो ए पता है, वी पता है, यू पता है, एच निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा लो। ठीक है, तो वहां से भी निकल आएगा, या एनर्जी कन्वर्जन यूज करनी है तो वो आपकी मर्जी है, तो मैं स्वाट यूज कर देता हूँ। ठीक है, सो स्वाट में SUVAT, U 0 था, V 5.2, A 9.81। सो टी हमें नहीं पता, SH1 है जो शुरू की हाइट थी उसकी। ठीक है, तो लगाओ जरा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। V की जगह 5.2 का स्क्वायर, U की जगह 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 9.81 इंटू s, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास फाइनल आंसर ये आता है 27.04। ये वैसे ही खत्म हो गया, 2 1 2 इंटू 9.81, ये आ गई 19.62। अब आप एक चीज देख रहे हो कि मैं कैलकुलेशंस करता हूं तो मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ताकि जब आपने दोबारा रीचेक करना है पेपर तो आपको इतना पता हो कि आपने क्या किया। ठीक है, 20, okay, so 27.04 dividing it by 19.62, 27.04 divided by, we get 1.37, तो H1 आ गया 1.37 मीटर। अब इसी तरह नीचे से ऊपर के लिए दोबारा लगा लो स्वाट। ठीक है, S is going to be H2, और U कितना है अब की बार, U इसका है माइनस, सॉरी, U है 3.6 फाइनल, क्योंकि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब आप मुझे ये बताओ, वेलोसिटी नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रही है ना, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर ऊपर से नीचे आपने पॉजिटिव 9.81 दिया है तो नीचे से ऊपर -9.81 लोगे। ठीक है, स्क्वायर टी हमें नहीं पता, बट वी डोंट नीड दैट ईदर। तो दोबारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे, पुट द इक्वेशन ऑफ मोशन
into the expression फाइनल है 0, u आ जाएगा 3.6 का स्क्वायर 2 into -9.81 और s की जगह h2। ठीक है, 3.6 into 3.6 is 12.96 minus 19.62, ये इस तरफ ले आया पॉजिटिव 19.62 h2 12.96, ये उधर जाके डिवाइड कर दो 12.96 ओवर 19.62 0.66, और उसने रेशियो मांगी हुई है H2 ओवर H1, तो अब आपने H2 की जगह 0.66 1 ओवर 1.37 divided by 1.37, that turns out to be 0.48। समझ आइए? ठीक है, एक 10 मार्क का था, एक 9 और एक 8। ठीक है, ओके। अगर काइनेटिक एनर्जी और जीपी वाला यूज करता हूँ, ये सबने नोट कर लिया ये वाला? ठीक है, सो ये आपके पास ऐसे करना था। फिर इसमें जब करोगे काइनेटिक एनर्जी और जीपी, इसको लेदर डील करोगे, इसको लेदर डील करोगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच, एम एम ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी है 5.2 का स्क्वायर ओवर 2, जी की जगह 9.81 एच, इसको सॉल्व कर लो, यहां से h1 निकल आएगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, ठीक है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर आप H2 भी करते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर, एनर्जी स्केलर है, तो वो आपको डिस्टेंस पॉजिटिव ही देगा। हाफ एम वी कितना है 3.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी और एच। जब आप एनर्जीज यूज कर रहे होते हो तब आप पॉजिटिव ही ले रहे होते हो, जी की वैल्यू 9.81 ही लेते हो। ठीक है, हाँ, ये जब ये नीचे से ऊपर जा, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी at the start becomes equal to the gravitational potential energy बाद बनी, तो शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी थी ना, जब वो इस पॉइंट पे था काइनेटिक है, तो काइनेटिक का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, और इस पॉइंट पे उसकी स्पीड है 3.6, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी 3.6 यूज की। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम v स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 2as के बाद हाँ, तो मैं लेकिन से पता लगा कि मैंने 3.6 है, वो मैंने v की जगह लगाना है, u की जगह नहीं, क्योंकि आप मोशन ब्रेक कर दिया ना, आप जब करोगे अलग डील करोगे, इसके लिए u यहाँ से शुरू हुआ तो u ये है, तो जब इसको शुरू करोगे तो इसके लिए u यहाँ से शुरू हुआ तो u ये है। ये ठीक है, यस, तो the v is equal to 3.6 मिल गया, मैं Oh. 3.6 तो u तो 3.6 ही है ना, हम जब काइनेटिक एनर्जी देते हैं ना, और उसकी स्पीड देते हैं, मैंने ये चीज बताई है, तो आप इधर उसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी स्पीड की वजह से अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो है। एग्जैक्टली, ठीक है। आई होप ये 3 सवालों से कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े रिवाइज भी हुए हैं, तो बाकी और करवा दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 इसको ऑफ कर दो ऐसे, क्या ये वेव्स में एक दफा पूरा रिव्यू दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो ये आपके पास कितने रह गए 4 5 6 7, इलेक्ट्रिसिटी वाला कह रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी वाला, ओके, विल डिस्कस द इलेक्ट्रिसिटी वन। ठीक है, बाकी भी करवाऊंगा बट वो फिर मैं अगली क्लास में करवा देता हूँ।
एक हम लोग ये वाला डिस्कस कर ले, स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, sum of currents entering a node is equal to the sum of currents leaving a node. Please जो definitions लिखवाएंगे notes में वो याद कर लो. चलो, good. So sum of currents entering a node is equal to sum of currents अच्छा, किस किस ने वेव्स की जो 10 वीडियोस हैं 10 की 10 देखी नहीं है? लिखी थी, नोट्स बनाए थे, उसके नोट्स कम से कम प्रिंट आउट निकाल लो. अच्छा, नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास है उसमें प्लीज वेव्स के नोट्स का प्रिंट निकाल के आना सारे. जब मैंने रिव्यू करवाना है आई वांट कि वो नोट्स आप लोगों के पास हो, बिकॉज मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने बिल्कुल खुद से नहीं लिखा होगा. नोट्स लिखे थे वेव्स वाले, वेव्स से ऊपर कुछ वाले. Good. You proved me wrong. Okay, so let's just Kirchhoff's first law is linked to the conservation of a certain quantity. Charge. State this quantity, that is charge. ये charge है. A battery of EMF 8 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a resistor X and a wire Y. Okay, so ये resistor X है 15 ohm, wire Y दी हुई है RY, resistance of X is 15 और इसकी R. Okay, current in the battery is 2.5 ampere. मतलब यहां से जो बैटरी से करंट निकल रहा है ये करंट कितना है? 2.5 एम्पेयर. Thermal energy dissipated in the battery in a time of 5 minutes. एनर्जी का फॉर्मूला ठीक है. सो IVT एग्जैक्टली. पावर के 3 फॉर्मूलाज थे. P is equals to IV, P is equals to Y square R, P is equals to V square over R. इन तीनों को T से मल्टीप्लाई कर दो तो IVT I square RT और E is equals to V square over RT. और मैंने बड़ी एक चीज कही भी है, किसी इनपुट एनर्जी, इनपुट पावर, बैटरी, सेल, इनकी अगर एनर्जी या पावर कैलकुलेट करनी है सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ये हम इनपुट के लिए यूज करते हैं जब कोई सेल या बैटरी की निकाल. सो फॉर्मूला हमें पता लग गया, E is equals to IVT. बैटरी में से करंट कितना निकल रहा है? 2.5. बैटरी की वोल्टेज 8. बैटरी का टाइम कितना है? 5 मिनट्स. तो मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड्स में. सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 60. सो ये किया तो यू गेट द वैल्यू. ये कितना होता है? सॉरी, thermal energy dissipated in the okay. So ये आ गया 6000 जूल. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि हमारे पास बेटा उसने कहा है कि कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन द बैटरी इन अ टाइम ऑफ 5 मिनट्स. ये एनर्जी डिसिपेटेड है या ये एनर्जी सप्लाइड है? ये एनर्जी सप्लाइड है. ठीक है. सो ये this is actually the energy that is supplied. अब देखो, so basically he was not asking us to calculate this. ठीक है, but a lot of you did this as well. तो इस चीज को, ये आप बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है ये वो वैल्यू है. देखो डिसिपेट किसकी वजह से हो रही है बैटरी में एनर्जी? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से. इंटरनल रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजर रहा है? अब मैंने आपको एक चीज कही थी, जब डिसिपेटेड एनर्जी या डिसिपेटेड पावर निकालनी हो तो प्रेफरेबली वी यूज दिस फॉर्मूला, डिसिपेटेड.
तो आउटपुट या रेजिस्टर वगैरह के लिए निकालनी है ना, तो आप इन फॉर्मूलाज, अब मुझे करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो मैं आई स्क्वायर आर टी अगर लगाता, एनर्जी डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर टी, करंट इज 2.5 का स्क्वायर और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 और टाइम की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 60। इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट करो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर व्हिच इज 3800 जूल आ रही है। हाँ, कैलकुलेटर नहीं है, ये आ गई 3750 if you round it off to two significant, so that gives us 3800। ठीक है, तो एक्चुअली वी वर नॉट सपोज टू फाइंड दिस, इंस्टेड उसने हमसे डिसिपेटेड, और डिसिपेट एनर्जी रेजिस्टर की वजह से होती है। ओके, सॉरी, हाँ, तो सर और इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया ना 2, क्योंकि उसने कहा है बताओ इधर कितनी एनर्जी डिसिपेट है, तो इधर एनर्जी इस रेजिस्टर की वजह से। ओके, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला जब भी आता है V is equals to E minus IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यस, ये जो है ना, दिस इज योर टर्मिनल सो फॉर्मूला क्या होता है, V is equals to E minus I into small r। E होती है EMF of the battery, EMF of battery, I is the current supplied by the battery, or small r is your internal resistance। तो E कितनी थी, 8, current is 2.5, 2.5 into 2 is 5, 8 minus 5 is 3 volt, so terminal potential difference is 3.0 volts। टू सिग्निफिकेंट में आंसर ये लिखते हैं ऐसे। ओके, समझ आ गई, ये क्लियर है। अगले में कहते हैं डिटर्मिन द रेजिस्टेंस वाई, कहते हैं इसकी रेजिस्टेंस निकालो। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज एक्चुअली द वोल्टेज व्हिच इज अक्रॉस द रेजिस्टर Y एंड द रेजिस्टेंस X। सो इनको कितने मिल रहे हैं, दोनों को 3 वोल्ट्स मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 3 वोल्ट्स, Y को मिल रहे हैं 3 वोल्ट्स। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से कितना करंट गुजर रहा होगा। ये जब करंट इधर आएगा तो करंट 2 में डिवाइड हो रहा है, तो I1 निकाल सकते हो, I इज इक्वल्स टू V ओवर R। तो वोल्टेज है 3, रेजिस्टेंस है 15, बताओ करंट कितना है। सो I1 इज V ओवर R, V कितना है 3, R है 15, ये आ गया 0.2 एम्पेयर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये आपने निकाला है 0.2 एम्पेयर, तो 2.5 एम्पेयर में से इस ब्रांच में कितना गुजर रहा है, तो I2 में कितना करंट होगा, 2.3, दोनों को माइनस कर देंगे ना, मतलब टोटल में से 0.2 इधर जा रहा है, बाकी का करंट इधर आएगा, तो I2 आ जाएगा 2.5 माइनस 0.2, 2.3 एम्पेयर। अब मुझे करंट पता है कि इसको कितना करंट मिल रहा है, मुझे ये भी पता है
कि इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, तो रेजिस्टेंस निकालनी है, R इज इक्वल टू V ओवर आई, ठीक है। सो R इज इक्वल टू V ओवर आई। वोल्टेज है 3, करंट है 2.3, तो 3 डिवाइडेड बाय 2.3 करो तो ये 1.3 ओम ये रेजिस्टेंस निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता, ठीक है, समझ आ गई। सो 8 वोल्ट्स में से 5 वोल्ट इसके क्रॉस जा रहे हैं, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाकी के 3 वोल्ट इन दोनों को मिल रहे हैं, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं आपस में, तो दोनों की वोल्टेज सेम, ठीक है। अच्छा, बस, अच्छा, a new wire Z has the same length but less resistance than wire Y. So comparison वाला जब भी आता है Z और Y, दोनों की लेंथ सेम है, उसने खुद कह दिया। स्टेट टू पॉसिबल डिफरेंस, इसकी बट लेस रेजिस्टेंस, इसकी कम है रेजिस्टेंस और इसकी ज्यादा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तो आ जाएगा। कह रहे स्टेट टू पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन Z एंड Y that would separately cause Z to have less resistance than Y. Z की less resistance का मतलब एग्जैक्ट, ठीक है। So Z has greater cross sectional रेजिस्टेंस पे टेंपरेचर भी है, टेंपरेचर जो है टेंपरेचर sorry, okay, R is equals to rho L over A, ठीक है। क्या उसने ये कहा हुआ था कि वायर जो है दे आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, और मटेरियल डिफरेंट होने का मतलब है उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है Z की कम रेजिस्टेंस है, सो Z हैज लेस रेजिस्टिविटी। कि टेम्परेचर ऑफ वाई इज ग्रेटर, पर देखो, बट टेम्परेचर डिपेंड तो उसकी मतलब रेजिस्टिविटी के ऊपर कर रहा होता है ना, जिसकी रेजिस्टिविटी जो है जी की जैसे रेजिस्टिविटी कम है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी कम है, ठीक है, ये है। आप अगर डाउट हो ना किसी चीज में, आप दोनों पॉइंट्स लिख दो, ये तो कंफर्म्ड है ना। अगर आप दूसरा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट स्लैश डाल के लिख दो, he'll give you the mark for that। अगर एक गलत हो जाता है सेंटेंस और अगला सेंटेंस वाला ठीक है, तो you will score the mark for that। Y is replaced in the circuit by Z, ठीक है। So Y is replaced in the circuit with Z, ठीक है। और कहते हैं बाय कंसिडरिंग द करंट इन द बैटरी, देखो Z की रेजिस्टेंस कम है, तो व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, किसी एक भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो पहली चीज तो मैं लिख देता हूं भाई कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस, टोटल रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, हाँ, करंट जो करंट टोटल है सर्किट में वो इंक्रीज होगा बाय कंसिडरिंग द करंट इन द बैटरी, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वायर्स ऑन द टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी। करंट will increase, hence power will also increase। So basically करंट नहीं लिखोगे you will not get the mark। रेजिस्टेंस तो खुद बता चुका मैं कि रेजिस्टेंस Z की कम है, तो रेजिस्टेंस का मार्क नहीं होगा, मार्क है कि आपने करंट क्या बताया और दूसरा आपने बता देना हेंस पावर ऑफ बैटरी इंक्रीजेस, ठीक है।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हाँ जी, वो ये तो कब क्या